मैं डोलामणि साहू, प्रधान पाठक, प्राथमिक विद्यालय खुटेरी, विकासखंड पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। आइए बच्चों और वृद्धों की सुरक्षा, विशेष आवश्यकताओं का प्रबंधन, इस पर चर्चा करते हैं। जीवन एक संघर्ष है। जीवन के विभिन्न पड़ाव में बचपन, किशोर, युवा और वृद्ध की अवस्थाएं समाज के बीच में सुख और दुख के पहलुओं को छूते हुए सार्थकता की ओर जाती हैं। तब एक स्वस्थ और मजबूत समाज दृष्टिगोचर होता है। ऐसे विकसित समाज की कल्पना को साकार करने के लिए आइए हमें समाज के बच्चों और वृद्धों की विशेष आवश्यकताओं का प्रबंधन कैसे करें, इस पर विचार करते हैं। इसके लिए बच्चों और वृद्धों के प्रबंधन का आशय क्या है, इसे समझना होगा। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं और वृद्धजन हमारे अनुभव की थाती हैं। इसलिए हमें इनकी देखभाल करने के लिए योजना बनाकर इनकी ऊर्जा एवं बुजुर्गों के ज्ञान का सम्मान करते हुए एक अच्छा जीवन स्तर इन्हें देना चाहिए। बच्चों और वृद्धों की सुरक्षा के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले बच्चे एवं वृद्ध किसे कहेंगे, इस पर नज़र डालते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को हम बच्चा कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुसार बच्चों की उपरोक्त परिभाषा को विश्व के अधिकांश देशों ने मान्यता दी है और भारत में भी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को बच्चा माना गया है। भारत सरकार ने बाल न्याय कानूनों में संशोधन करके 18 वर्ष से कम उम्र के सभी ऐसे बच्चे जिन्हें सहयोग की आवश्यकता है, देखभाल तथा सुरक्षा का प्रावधान किया है। बच्चों की सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी होती है, इसलिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा संबंधी बातों पर गौर करते हैं। सुरक्षा कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा, भावात्मक सुरक्षा, मनोरंजन और खेल कूद संबंधी सुरक्षा। शारीरिक सुरक्षा, समय से पूर्व लड़के और लड़कियों की शादी कराने पर उनमें नियंत्रण के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है। इसी प्रकार से बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बनाया गया है, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खदान जैसी जगहों पर कार्य कराने से सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान की धारा 17 के तहत बच्चों के प्रति शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से बच्चों को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। इसी प्रकार से बच्चों को अपहरण, बिक्री या तस्करी से बचाने के लिए अनुच्छेद 23 में सरकार को जिम्मेदारी उठाने की व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से बचा सकते हैं। अनुच्छेद 37 के द्वारा किसी भी बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार होने पर उन्हें सजा देने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने घरों, विद्यालयों और विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित सावधानियां रख सकते हैं। पहला, गुब्बारा के टुकड़ों को मुंह के अंदर डालकर फुलाने से उसके फटने पर वह गले आहार नली में चिपक सकता है, जिससे श्वासोच्छ्वास न हो पाने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों को बिजली उपकरणों को चालू बंद करने का उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र न करें, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन करें। विद्यालय में ऐसे पौधों का रोपण नहीं करना चाहिए जिनके फल फूल जहरीले प्रकृति के हों। भोजन थाली में न छोड़कर पूरा खाने के लिए बच्चों को दबाव न बनाएं, क्योंकि अत्यधिक भोजन करने पर बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यालयों या घरों में भोजन पकाते समय चावल के माड़, पसिया को ढक कर किनारे में रखें, नहीं तो बच्चे खेलते हुए उस पर अपना पैर डाल सकते हैं और गंभीर हादसा हो सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आग, बिजली से संबंधित कर्तव्यों को शामिल न करें और आवश्यक हो तो अपने शिक्षक या विषय विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में कार्य करें। कटी फटी ट्रंक
अलमारी एवं नुकीली वस्तुओं जैसे तार, उपयोगी सामग्री रिपेयर करें या स्टोर रूम में रखें, जिससे कि बच्चों को कक्षा में पढ़ते खेलते समय चोट न लगे। बच्चे दरवाजे और जमीन की सतह के मध्य उंगली न डालें, फंस सकता है और गंभीर रूप से बच्चे चोटिल हो सकते हैं। धारदार नुकीले चीज जैसे चाकू वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय सावधानी पूर्वक पकड़ें एवं देवें। बागवानी करते समय फावड़ा कुदाली का प्रयोग ले जाते समय सावधानी पूर्वक पकड़ें एवं देवें। बागवानी करते समय फावड़ा कुदाली का प्रयोग शिक्षकों एवं बड़ों के निरीक्षण और मार्गदर्शन में करें। कक्षा में गणितीय उपकरणों का प्रयोग जैसे प्रकार विभाजनी, पेंसिल इत्यादि का प्रयोग सुरक्षित ढंग से करें। छत पर और आम रास्ते पर पतंग उड़ाने से बचने की सलाह बच्चों को देवें। बच्चों को नाखून को दांत से कुतरने की आदत से बचाएं। ऐसा करने पर वे पेट की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तैरना नहीं सीखे हैं तो तालाब, स्विमिंग पूल, नदी, नहर, बांध में नहाते समय उथले जगह में नहाएं या प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में तैरना सीखें। विद्युत पंप से पानी लेते समय तार केबल को अनावश्यक न छुएं, क्योंकि कटे फटे होने पर करंट की चपेट में आकर दुर्घटना की संभावना होती है। नदी, पहाड़, नहर, बांध, टावर जैसे गहरी और ऊंचे खतरनाक स्थानों में फोटो सेल्फी लेने से बचें, खतरा हो सकता है। बोरवेल खुदाई के बाद खुला न छोड़े, ढक कर रखें, बच्चे झांक कर उसमें गिर सकते हैं। पाइप, बिल जैसे जगहों में उंगली नहीं डालना चाहिए। झाड़ू अगरबत्ती की सीख से दांत साफ न करें। टीवी, मोबाइल या एक्सपर्ट के स्टंट को देखकर नकल न करें। पेड़ों की डालियों में न झूलें, कमजोर डालियों के टूटने पर आप चोटिल हो सकते हैं। बच्चे सांप, बिच्छू जैसे जहरीली जीवों के साथ खेलने और उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं, इन्हें समझाएं। कुछ बच्चे अवयस्क रहते हैं और गाड़ियां चलाते हैं। वयस्क होने पर लाइसेंस होने पर गाड़ी चलाएं, क्योंकि इससे शारीरिक व आर्थिक दोनों प्रकार की हानि का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों को उनकी क्षमता से अधिक बड़ा या वजनी सामान न उठाने देवें। बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन से ही हम सही ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक स्वस्थ बच्चा ज्ञान अर्जन के साथ साथ विभिन्न शारीरिक और मानसिक कौशलों को अपने में विकसित कर सामाजिक रूप से आने वाली पीढ़ी का बेहतर कल गढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के वैधानिक एवं व्यवहारिक सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को उच्च स्तर में बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में कई व्यवस्थाएं दी गई हैं, जैसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत बच्चों को पोषण और जीवन स्तर एवं उत्तम स्वास्थ्य का अधिकार है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त प्रत्येक माता पिता पालक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को दिनचर्या में एक नियमित व्यवस्थित दिनचर्या को अपनाने की सीख दें। ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। इसके महत्व को समझते हुए बच्चों को प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा दिलाकर व्यक्तिक और सामाजिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ें। इसके लिए बच्चों को निम्न क्रियाकलाप अपने आदतों में शामिल करने होंगे। नियमित योगाभ्यास, व्यायाम सिखाएं। शौच से आने के बाद और खाने से पहले साबुन से हाथ धोने की आदत डालें। ताजी व सुपाच्य भोजन समय पर करें। नियमित विद्यालय भेजें। घर के कार्यों में बचपन को लगाकर उनका भविष्य खतरे में न डालें। बाल मजदूरी में अपने साथ संलग्न न करें। रोजी मजदूरी जैसे भट्ठा प्रवास में जाते समय बच्चों को पढ़ाई से वंचित कर न ले जाएं। पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब जैसी आदतें अपने बच्चों की मन स्थिति को कुंठित करते हैं। इनसे बचें और इन्हें खरीद कर लाने के लिए न भेजें। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन खिलाएं। विद्यालय में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रयास करें। जैसे जब बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो उन्हें समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। साथ ही आयरन और विटामिन की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में खिलाएं।
बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में खेल सामग्रियों की व्यवस्था हो, मध्याह्न भोजन गुणवत्तापूर्ण हो, बच्चों के मन में कुंठा या डर की भावना ना हो। इसके लिए बच्चों के साथ बच्चे बनकर भय मुक्त वातावरण में अध्यापन करें। नियमित नवाचारी अध्यापन कर विषय को सरस बनाएं, समझ को मूल्यांकन द्वारा परखें और विषयगत समस्याओं का समाधान कर बच्चों को ड्रॉप आउट होने से बचाएं। यूट्यूब, वीडियो गेम एवं रील्स जैसे मीडिया की सामग्रियों में बच्चों के कोमल मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले नकारात्मक सामग्रियों की भरमार रहती है और इसके बहाने बच्चे अनजान लिंक को छूकर आपत्तिजनक विषय सामग्रियों को देखकर शिक्षा की मुख्य धारा से भटक जाते हैं। इन्हें इन खतरों से बचाने के लिए विद्यालय में शिक्षक और घरों में पालकों का दायित्व है कि इनके हानि लाभ और सावधानियों को बताकर नुकसान से बचाएं। बच्चे अनजान लिंक को छूकर ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। ऐसे में बच्चों के मन मस्तिष्क को टटोलकर उनकी समस्याओं को जानें और साइबर अपराध के शिकार होने पर स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा राज्य साइबर अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करावें। आज ऑनलाइन के दौर में छात्र विषय सामग्रियों का चयन, अध्ययन और तैयारी के लिए प्रायोगिक तौर पर नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, लेकिन साइबर स्पेस से होने वाले खतरों और उनसे बचने के तरीकों की समझ न होने के कारण मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए समय समय पर बच्चों को भी इस तकनीक की जानकारी दी जानी चाहिए। किसी को अपना ईमेल आईडी ना दें, इसके लिए बच्चों को सतर्क करें। व्हाट्सएप कॉल के द्वारा पुलिस या उच्च अधिकारी के रूप में किए गए फ्रॉड कॉल की जानकारी तुरंत साइबर सेल में देवें। वृद्धजनों की सुरक्षा। वृद्धावस्था, बुढ़ापा या जरा अवस्था अगर असामयिक काल को छोड़ दिया जाए तो जीवन के क्रम की अंतिम अवस्था है। जैसे जैसे समय गुजरता है हमारे शरीर के अंग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और हम जरा अवस्था में पहुंच जाते हैं। वृद्धावस्था को चौथेपन अर्थात बचपन की संज्ञा दी गई है। इसलिए जिस प्रकार से बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए हमें जागरूक रहना पड़ता है, उसी तरह बड़ों का भी ख्याल रखना होगा। अलग अलग भौगोलिक वातावरण, रहन सहन और जीवन स्तर के आधार पर मनुष्य के वृद्ध होने की आयु अलग अलग हो सकती है। इस संदर्भ में अमेरिकन जेरिएट्रिक सोसाइटी एवं WHO ने 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वृद्ध परिभाषित किए हैं। भारत में 60 वर्ष या उनसे अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्धों की श्रेणी में माना गया है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धों की संख्या कुल जनसंख्या का 8.6% था। बढ़ती जनसंख्या के आधार पर और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण वृद्धों का जीवन स्तर सुधरा है और उनकी आयु में भी वृद्धि हुआ है। अस्तु यह स्पष्ट है कि भारत के विकास में इतने बड़े वर्ग का योगदान, अनुभव भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में वृद्धजनों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। वृद्धजनों को कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने एवं सार्वजनिक सहायता पाने का प्रावधान अनुच्छेद 41 के अंतर्गत किया गया है। जो वृद्धजन हैं उन्हें राहत प्रदान करने के लिए रेल किराए में 40% की छूट दी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 से 79 आयु या उससे ऊपर के गरीबी रेखा में आने वाले वृद्धजनों को 350 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 650 रुपये की आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान है। इन आर्थिक प्रावधानों के अतिरिक्त हमें वृद्धजनों की सुरक्षा के लिए उनकी इच्छाओं और भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। उनके अनुभव और वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान होना चाहिए। उन्हें समय अनुसार भोजन और आराम देना चाहिए। वृद्धजनों को अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता और आवश्यकता अनुसार निर्णय लेते समय हम सबको उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। वृद्धजनों के साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक ऐसे सभी प्रकार के मुद्दों पर पारिवारिक वातावरण में चर्चा करें। विशेष आवश्यकता वालों के लिए प्रबंधन। संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार पर कन्वेंशन 1989 के प्रावधान में अनुच्छेद 23 अंतर्गत किसी भी प्रकार से दिव्यांग बच्चों को विशेष देखभाल एवं सहायता मिलने का प्रावधान है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत हस्ताक्षरकर्ता भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सामान्य व्यक्तियों के समान दिव्यांगजनों के लिए भी भौतिक सुविधाएं, परिवहन प्रौद्योगिकी जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करे। सभी राज्य सरकारों को विकलांग अधिनियम 1995 की धारा
44, 45 और 46 के अंतर्गत परिवहन निर्मित वातावरण जैसे रैंप, गलियारों, फुटपाथ, पार्किंग, प्रवेश द्वार, आपात निकास, शौचालय आदि सुविधाएं प्रदान करने में कोई भेदभाव न करे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी 18 से 79 या उससे ऊपर गरीबी रेखा अंतर्गत आने वाली गंभीर एवं दिव्यांग व्यक्तियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में प्रति माह 500 रुपये पेंशन की आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा देकर उनकी भावनाओं, इच्छाओं तथा अनुभव के अनुसार अनुकूल वातावरण देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। दिव्यांगजनों को उनके मूल नाम से ही पुकारें, उन्हें चिढ़ाने वाले उपनाम से न बुलावें। दिव्यांगजनों विशेष आवश्यकता वाले में भी समझने, निर्णय लेने व कार्य करने की क्षमता रहती है, अतः उनके साथ पूर्वाग्रह युक्त व्यवहार न करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संवाद, दोहराव एवं अनुरोध को पुनश्च सुनें, उन्हें सुविधानुसार बैठने उठने की स्वतंत्रता प्रदान करें, उनके साथ अन्य बच्चों की तरह मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, उनकी आवश्यकता अनुसार ही मार्गदर्शन देवें, पूर्व से नहीं। उनके उठने बैठने का उत्तम प्रबंध हो, उनके व्यक्तिगत उपकरण, व्हील चेयर, वॉकर, वैसाखी, श्रवण यंत्र, जूते इत्यादि सुरक्षित हों। संभावित खतरों से सुरक्षित रखने के लिए पूर्व से ही उन्हें आगाह करें। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।